नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे। तो वन शॉट के इस बेहतरीन सीरीज में आज आपका स्वागत है प्यारे बच्चों। चाहे आप क्लास 12 पार कर चुके हैं और आपकी तैयारी और आपका सपना नीट और जेई है, चाहे आप अभी क्लास 12 में ही जहाँ गए हो और 11th का रिवीजन करना चाहते हो, या अभी आप 11th में भी आप जितने भी पोर्शन में पढ़ना चाहते हो, सारे पोर्शंस के लिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लोग वन शॉट्स पे बात करने वाले हैं, ठीक है ना। और वन शॉट के अंदर हम लोग छोटे छोटे कई चीजों को जानेंगे। आज हम केवल थ्योरी पोर्शन पे ध्यान देंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं नीट और जेई के बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। एंड दैट्स आफ्टर, अगर आपको इसकी डिटेल लेक्चर चाहिए कि हमको कंप्लीट पढ़ना है वन शॉट्स के अलावा, तो आप कंप्लीट लेक्चर पे हमारे एप्लीकेशन पे जाकर वहां पे परचेज कर सकते हैं और यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वन शॉट्स में आपको दिखाते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज जो क्लास 11th है ना, तो हम लोग क्लास 11th का वन शॉट लेकर आए हैं, ठीक है, जिसमें हम वन शॉट रिवीजन में आज हम लोगों ने पकड़ा है चैप्टर नंबर 9 को। ठीक है, अगर आप पुराना वाला एनसीईआरटी फॉलो कर रहे होंगे तो चैप्टर नंबर 9 होगा, नया वाला फॉलो कर रहे होंगे तो चैप्टर नंबर 8 होगा। और इसमें से हम लोग पढ़ने वाले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि मैटर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्यारे बच्चों कि यहाँ पर ये मैटर क्या है। तो अगर हम लोग जानते हैं कि कोई भी चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, स्थान को घेरता है, वो हमारे लिए क्या कहलाता है, मैटर कहलाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको थ्योरीज हम बताएंगे आपको, अगर पूरी नोट्स नहीं बन सकते क्योंकि वन शॉट है ये। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, जो ऑक्यूपाई करता है, किसको ऑक्यूपाई करता है प्यारे बच्चों, स्पेस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मैटर। ठीक है ना। जैसे कि क्या क्या मैटर हो सकता है, तो ये देखिए, ये ग्लोब है, तो ये ग्लोब क्या कर रहा है, ये धरती ये क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई किया हुआ ना इतने स्पेस को, तो ये क्या कहलाएगा हमारे लिए, मैटर। ठीक है। इसी तरह हम लोग बहुत सारे मैटर अपने आसपास भी जितने भी चीजें देखोगे, सब जगह पर क्या होता है, स्पेस ऑक्यूपाई होता ही होता है। ठीक है। अच्छा, मैटर्स के भी 3 प्रकार होते हैं, लेकिन अगर मैं मोटा मोटी तौर पे बोलूं तो 2 प्रकार होते तो कई स्टेट्स है, बट मैं नॉर्मली बोलूं तो एक को बोलता हूं सॉलिड, दूसरे को बोलता हूं फ्लूइड। अब आप कहिएगा सर लिक्विड गैस कहां गया। तो फ्लूइड के 2 पार्ट्स होते हैं, लिक्विड और गैस। इसका मतलब होता है जो चीज भी बह सकता है, बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। तो जो बह सकता है, तो इस दुनिया में जो भी चीज बह सकता है, वो सारे बहने वाली चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे बुआ, फ्लूइड्स। ठीक है। जिसके अंदर क्या है बुआ, लिक्विड और गैस। गैस भी बह सकते हैं, लिक्विड भी बह सकते हैं, भावनाएं भी बह सकती है, लेकिन भावनाओं के पास मास नहीं होता, भावनाएं जो है स्पेस नहीं घेरती, इसीलिए हम लोग उसको मैटर में नहीं रखते। ठीक है ना। बट ये सारी चीजें ऐसा करती है। भावना का मतलब फीलिंग। ठीक है ना। भावना किसी का नाम होगा तो मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में। अब सॉलिड्स भी 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। जैसे मान के चलो पाउडर का डब्बा, तो डब्बा कौन सा सॉलिड हुआ, क्रिस्टलाइन। लेकिन पाउडर, वो पाउडर वो कौन सा होगा, झूठा, एमरफस। रबर, प्लास्टिक, ये सब क्या हो जाएगा बुआ, एमरफस सॉलिड के अंदर आ जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमरफस सॉलिड क्या होता है, तो अगले बार में देखते हैं। तो अगला हमारा कहता है यहाँ पर कि सबसे पहली बात, सॉलिड किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया मोटा मोटी तौर पर, फिर भी देखिए, जो एटम्स होते हैं ना, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बंधे हुए होते हैं। इसके एटम एक दूसरे से क्या, बहुत अच्छे से बंधे हुए होते हैं, कहीं भी छोड़ के नहीं भाग जाते हैं। ठीक है। तो जो एक दूसरे से बंधा हुआ है, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मोशन जिसका हाईली रिस्ट्रिक्टेड होता है। रिस्ट्रिक्टेड कहने का मतलब होता है कि वो बंधा हुआ है, भाग नहीं सकता है। जैसे अपने घर से बंधे हुए हो, क्या अपने माने आप उठ करके कहीं प्रयागराज चले जाओ कि नहीं, बिना पापा को बताए हुए नहीं, क्योंकि आप घर से क्या हो, बंधे हुए हो। लेकिन अगर आप नहीं बंधे होते तो क्या होते, कोई पूछने वाला है नहीं, जहां माने वहां चले जाइए। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो जहां माने वहां चले जाइएगा तो फिर किसके अंदर आ जाइएगा, फ्लूइड को। और अगर आप बंधे हुए होइएगा तो किसके अंदर आ जाइएगा वो, सॉलिड को। तो सॉलिड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है, इंटर मतलब मध्य, मॉलिक्यूल्स मतलब बीच, तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो क्या होता है, बहुत अच्छे से एक दूसरे को पकड़ा होता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, और इसकी शेप क्या होती है, फिक्स होती है। हालांकि मैं सॉलिड के बारे में अगर बताना चाहूं तो बहुत सारी बातें बता सकता हूं, बट ये मेन बैच नहीं, इसलिए आप मोटा मोटी तौर पर बातों को ही समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, फिक्स शेप होती है इसकी। आप इसको, ये पेन है तो क्या इसका शेप चेंज हो गया, नहीं हो गया। तो प्यारे बच्चे, लेकिन फ्लूइड का ब्राउनियन मोशन होता है। इसका मतलब होता है जिग जैग, इधर उधर ऐसे वैसे जिन्ने मनोने भाग रहा है। ठीक है ना। पानी को रख दो तो पानी का अपना मोशन होगा, जिन्ने मनोने भागता है। ठीक है ना। हवा को जहां मने वहां भागता है, इसका कोई फिक्स मोशन नहीं होता है। ठीक है ना। तो खैर इतनी बात आपको समझ में आई। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स देखिएगा तो सबसे तगड़ा होता है सॉलिड का, फिर लिक्विड का, फिर गैस का। ठीक। तो ये कहानी हम लोगों ने आपको बता दिया कि मैटर से क्लासिफिकेशंस कैसे होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट, अब आता है
रिजिड बॉडी में और रियल बॉडी में क्या अंतर है? रिजिड बॉडी और रियल बॉडी, देखिए क्या होता है रिजिड बॉडी, जैसे मैं समझाता हूँ प्यारे बच्चों रिजिड बॉडी के बारे में। जैसे मान के चलो कि दो पार्टिकल्स एक दूसरे से यहाँ पर दूरी पर है, ठीक है, तुम इसको खींचना चाहोगे तो ये नहीं खिंचाएगा। जैसे इस पेन को देख लो, अगर मैं इस पेन को ऐसे करना चाहूं तो क्या ये होगा? टूट जाएगा, लेकिन होगा नहीं। तो कहने का मतलब ये रिजिड बॉडी हुआ मेरे लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करके देखो एक ऐसा सॉलिड, मैं इसको दिखाता हूँ, हाँ, एक ऐसा सॉलिड जिसको मैं क्या कर सकता हूँ? खींच सकता हूँ, ठीक है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के लिए कि जिसको मैं क्या कर सकता हूँ? खींच सकता हूँ, तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में थोड़ा क्या होंगे? दूर हो जाएंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो रियल सॉलिड बॉडी। तो कहने का मतलब रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो दो पार्टिकल्स होते हैं वो फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं, उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। लेकिन इसमें क्या होता है? दो पार्टिकल्स की दूरी बढ़ भी सकती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं बुआ हम लोग कौन सा बॉडी? रियल सॉलिड बॉडी। और इसका जब जैसे ही ये बढ़ेगा तो उसका जो फॉर्म है बॉडी का वो डिफॉर्म हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं हो सकता। तो क्या आप समझ में आ गया आपको लगभग रिजिड बॉडी क्या होता है और रियल सॉलिड बॉडी क्या होता है? चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं इलास्टिसिटी। तो मैंने अभी आपको बताया कि जब मैंने इस बैलून को ऐसे खींचा और खींचने के बाद छोड़ा तो वापस अपना शेप एंड साइज पकड़ लिया। तो कहने का मतलब इलास्टिसिटी कहा जाता है जब आप किसी बॉडी पर कौन सा फोर्स लगा रहे हो? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? वैसा फोर्स जिसको लगाकर आप किसी का शेप और साइज बदल सको, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मैंने क्या किया? इसका शेप एंड साइज बदलने की कोशिश किया, जो कि बदला भी गया। और जब ये फोर्स को हटाया तो वापस अपनी जगह पर आ गया। तो कहा जाता है कि जब किसी बॉडी पर से जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं और वो अपना रिगेन कर लेता है, रिगेन मतलब पुनः प्राप्त कर लेना अपने नेचुरल स्टेट को, नेचुरल शेप को, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? इलास्टिसिटी, ठीक है प्यारे बच्चों। जैसे देखिए यहाँ पे दो पार्टिकल्स थे, मैंने इसको खींचा तो खिंचा गया, लेकिन जब छोड़ा तो वापस अपनी जगह पर पहले वाली स्थिति में क्या हो जाएगा? आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? अपनी जगह पर क्या हो जाएगा? पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। तो इसी प्रॉपर्टीज को हम लोग क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। और ना आए तो प्लास्टिसिटी। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्टली होता है क्या? जैसे मैंने इसको खींचा, वापस अपनी जगह पर आया, पर फिर भी थोड़ा सा लमड़ गया पहले की तुलना में। तो जो कंप्लीट आ जाए, पूर्ण रूपेण वहां पे जैसे मैंने किया था वापस सेम शेप एंड साइज को प्राप्त कर ले, मतलब जितना दूरी से इस दोनों दोनों की दूरी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है, मैंने खींच दिया 12 हुआ, वापस छोड़े फिर 10 हो गया। तो मतलब जैसे पहले था वैसे बाद में हो जाएगा। तो जो कंप्लीटली ऐसा कर सकता है उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली है ये एकदम, ठीक है। और अगर जो ऐसा मैंने खींचा, दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर थी, खींचा 12 हो गया और 12 के बाद अब वापस आ ही नहीं रहा है, हमरा पहले ऐसा करके दे देवे, हमरा इ न लेबऊ क्योंकि लमर गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप इसको लमड़ाए और वापस अपनी जगह पर वापस नहीं आया तो उसको हम लोग कौन सा गुण कहते हैं बुआ? प्लास्टिसिटी। किसी भी चीज का अधिक यूज कीजिएगा तो वो अपनी जगह क्या होता है? वापस छोड़ देता है, इलास्टिक फटिग आ जाता है। मतलब अगर आप इसी बैलून को बार बार खींचिएगा और ऐसे खींचते रहिएगा तो एक समय के बाद ये भी क्या हो जाएगा? आना बंद हो जाएगा और पहले की तुलना में ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? प्लास्टिसिटी। जो थोड़ा सा भी अपनी शेप एंड साइज को प्राप्त ना कर पाए उसे क्या बोलेंगे? प्लास्टिक बॉडी, ठीक है ना। और अगर इसमें थोड़ा सा भी ना करता हो तो उसको बोलेंगे परफेक्टली प्लास्टिक। खैर, अब आता है एक चर्चा आता है स्ट्रेस के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस क्या होता है कि तुमने किसी बॉडी पे फोर्स लगाया और कितना एरिया पे लगाया। तो मैंने यहाँ पे फोर्स लगाया और इतना एरिया पे लगाया, ठीक है। तो इसके अंदर शेप में चेंज आया। तो कहा जाता है जितना फोर्स पर यूनिट एरिया पर अप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्ट्रेस। अब आप कहिएगा एक बात बताओ, मैं 10 न्यूटन का बल लगाकर इसको खींच सकता हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं बड़ा सा बैलून दे दूं और 10 न्यूटन का बल लगाओ तो वो तो बहुत सारा एरिया में बढ़ जाएगा। तो क्या वो इतना खींचा पाएगा जितना ये खींचा पाया? नहीं, क्योंकि वहां पर एरिया क्या हो गया? ज्यादा हो गया। तो स्ट्रेस क्या हो गया? कम। और एरिया कम रहेगा तो स्ट्रेस क्या होगा? ज्यादा। जैसे मैं इस नाखून से इसको पकड़ के खींचू तो आपको बहुत तकलीफ होगा, लेकिन इसको पूरा का पकड़ के खींचू तो उतना तकलीफ नहीं होगा क्योंकि एरिया बड़ा हो गया है ना। तो यही बात कहा जाता है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है, कौन सा फोर्स बउआ? रीस्टोरिंग फोर्स। वो डेवलप होता है किस पर यूनिट एरिया पर किसी बॉडी के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। ऐसा यूनिट क्या होगा? फोर्स है तो न्यूटन, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशन होता है ml t के पावर -2 और एरिया का होता है एल स्क्वायर। एगो से वो कट जाएगा, एगो एल ऊपर जाएगा तो इतना बन जाएगा, ठीक है, सिंपल है। अब सवाल है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। दो प्रकार के हमने पढ़ा था, एक को बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, और एक को हमने क्या बोला था बुआ? शियर, शियर स्ट्रेस,
या इसी को टेंजेंशियल कहते थे, टेंजेंशियल, ठीक है ना। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो फोर्स परपेंडिकुलर लगे, और टेंजेंशियल मतलब जो पैरेलल लगे। तो चलिए इसको दिखाता हूं, दोनों को कहते हैं किसको। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नॉर्मल स्ट्रेस का। तो नॉर्मल स्ट्रेस पे फोर्स क्या लग रहा है, जैसे मान के चलो ये हमारे पास है, तो ये सतह इस तरह है और तुम बल लगा रहे हो इस तरह, तो 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखिए तुम इसको धक्का दे रहे हो, सरफेस ऐसे है, धक्का दे रहे हो फिर भी 90 डिग्री हुआ। तो जब हम परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ भी देखिए परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। क्लियर है। अब आता है शियर स्ट्रेस। तो शियर का मतलब क्या होता है, शियर का मतलब होता है कि तुम बल ऐसे लगा रहे हो, तो जैसे तुम किसी किताब को ऐसे धक्का दोगे तो वो क्या करेगा, अपना शेप चेंज कर लेगा, थोड़ा आगे की ओर ऐसे मुड़ जाएगा। तो तुम इसका क्या चेंज कर रहे हो, इसका शेप चेंज कर रहे हो। क्या चेंज कर रहे हो बुआ, शेप। जब आपने इसका साइज चेंज किया तो ये कहलाएगा, लेकिन शेप चेंज किया तो क्या कहलाएगा, शियर। और यहाँ पे फोर्स कैसे लग रहा है, पैरेलल टू द सरफेस। यहाँ परपेंडिकुलर और यहाँ क्या बोलूंगा, पैरेलल टू द सरफेस। तो आई थिंक आपने इतनी कहानी समझ लिए होंगे, ठीक है। चलिए अब प्यारे बच्चों आता है स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो जैसे मान के चलो, यहाँ पे मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, जैसे मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया और इसको मैंने खींचा, तो खींचा तो इसके अंदर तो ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा आपको परिवर्तन नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन उतना ही फोर्स पर अगर ये अपना लेंथ क्या करे, ज्यादा बता दे रहा है कि हाँ भाई हम ज्यादा लमर रहे हैं, हमारे लेंथ में ज्यादा परिवर्तन आ रहा है, तो कहा जाता है कि कितना स्ट्रेन आया। तो इसमें क्या हुआ प्यारे बच्चों, तुमने जब बल लगाया तो बल लगाने के बाद इसके 8 सेंटीमीटर का लंबाई पहले से था और 1 सेंटीमीटर का परिवर्तन आया, और इसमें क्या हुआ, 8 सेंटीमीटर पे 2 सेंटीमीटर का परिवर्तन आया। तो कहने का मतलब ज्यादा स्ट्रेन किसके पास है, इसके पास है, क्योंकि कितना पर कितना, ठीक है। जैसे आप दूसरी मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, मान लो एक वस्तु है जो 2 सेंटीमीटर क्या हुआ, अपना लंबाई बढ़ाया है, ठीक है, और एक 3 सेंटीमीटर बढ़ाया, तो आपके हिसाब से सबसे अच्छा कौन होना चाहिए, तो आपके हिसाब से 3 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात बताओ, जो 2 सेंटीमीटर बढ़ाया है वो 10 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट में हमने 2 सेंटीमीटर लंबाई बढ़ा दिया, और इसमें 100 सेंटीमीटर में हम 3 सेंटीमीटर बढ़ा पाए। तो अब तुम्हारे लिए सबसे अच्छा कौन होगा, ये वाला मटेरियल होगा, ये वाला नहीं होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा लंबाई 100 में 3 बढ़ रहा है और इसमें 10 में 2 बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब जब तक आप इनिशियल मान को अपने साथ नहीं रखिएगा तब तक उसके लेंथ में जब चेंज आएगा तो वो अच्छा है कि खराब है, ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसी के लिए कहा जाता है स्ट्रेन किसे कहते हैं, तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, जितना आपने चेंज किया है उसके उसके शुरुआत वाले वैल्यू से भाग दे दीजिए, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन से, तो इस दोनों का रेशियो आपको बता देगा कि वो स्ट्रेन कितना, यानी वो कितना अच्छा है, कितना अच्छा लमड़ सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेन क्या है, कि जितना वो लमड़ रहा है, जितना एक्सटेंड हो रहा है उसके अंदर, वो कितना पर हो रहा है। जैसे एक मान बात बात करो, एक मूवी है, वो मूवी क्या है कि 10 करोड़ कमा रही है और एक मूवी कमा रही है 15 करोड़, तो ज्यादा अच्छा कौन हुआ, आप बोलोगे 15 करोड़ वाला, पर ऐसा नहीं है। जो 10 करोड़ कमा रही है वो 10 करोड़ लगा के 10 करोड़ कमा रही है, और जो 15 करोड़ कमाया वो 200 करोड़ लगा के 15 करोड़ कमाया। अब बताइए कौन अच्छा हुआ, अब बोलिएगा 10 करोड़ वाला। तो कितना में कितना ये भी इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, चेंज के साथ उसके ओरिजिनल को भी सबमिट करते हैं, ताकि इस दोनों से हम पता कर सके कि उसके अंदर हम कितना सही चीज है और कितना ज्यादा लमड़ने वाला वो चीज है, या कितना ज्यादा वापस आने वाला वो चीज है। ये सब किसके अंदर पता चलेगा, वो स्ट्रेन के अंदर। अब स्ट्रेन डायमेंशन 3 होता, 3 तरह से हम इसको चेंज कर सकते हैं। पहला, एक तो लेंथ चेंज करके, बल लगाएंगे तो इसका लंबाई बढ़ेगा। दूसरा, शेप चेंज करके, कोई किताब है उसको ऐसे धक्का देंगे तो किताब आगे जाएगा। तीसरा, वॉल्यूम चेंज करके, वॉल्यूम मतलब जैसे ये है और इसको मैं क्या करूं, ऐसे दबाऊंगा, तो जैसे इसको दबाऊंगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, इसकी वॉल्यूम क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 तरह के स्ट्रेन, 3 तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन कॉन्फ़िगरेशन डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। एक तो लंबाई को खींचकर या उसको धक्का देकर। दूसरा क्या हुआ, शेप, शेप मतलब उसको ऐसे इस तरह से लाकर उसका शेप चेंज कर सकते हैं। और तीसरा, उसको दबाकर हम क्या कर सकते हैं, उसके वॉल्यूम को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रेन कितने प्रकार के हुए प्यारे बच्चों, 3 प्रकार के। ठीक है ना, समझ में आ गया, लेंथ, शेप, वॉल्यूम। ठीक, नेक्स्ट। अब सवाल है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है। तो जरा मैं आपको बता दूं कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहता है कि जो इसकी लेंथ एल थी, तुमने फोर्स लगाया और कितना लेंथ चेंज कर दिया, डेल्टा एल, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। मतलब कि रेशियो है किसका, चेंज इन लेंथ का और ओरिजिनल लेंथ का। ये किसका है, तो ये शेप के हिसाब से चेंज हो रहा है, तो इसका ये कितना चेंज हुआ, एक्स,
और ये कितना है एल, दो लंबाई को कंपैरिजन किए। तो कहने का मतलब आप देखो ना, जब तुम बुक को ऐसे कर रहे होते हो तो ऊपर वाला ज्यादा आगे जाता है, उससे कम नीचे वाला, जैसे जैसे लंबाई घटती है वैसे वैसे आगे खतकने की संभावना क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो आगे वाला स्लाइड क्या होता है, ज्यादा खतकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये स्ट्रेन बताता है कि जो ऊपर वाला डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है और ये लंबाई कितना है। तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, थीटा से। अब आपको पता है कि tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर को x बोलते हैं और बेस को क्या बोलते हैं, l। तो इसी tan थीटा को हम लोग लिखते हैं x अपॉन l। तो ये किसको दर्शाता है बउआ, शेप को, ठीक है। फिर आता है बुआ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में क्या होता है, पहले की वॉल्यूम कितनी थी, तो ओरिजिनल वॉल्यूम v थी, और दबाने के बाद कितना वॉल्यूम चेंज हुआ, तो डेल्टा v। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेन, मतलब वॉल्यूम में चेंज बट्टा ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये तीन बेसिक बातें थी, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले बात को मैंने बोला लॉन्गिट्यूडनल किसे बोलेंगे, तो लंबाई शुरुआत में कितना है और चेंज करने के बाद कितना हुआ उसका रेशियो। अब शुरुआत के शेप में लंबाई कितनी है और कितना चेंज हुआ है उसका रेशियो। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ बुआ, शुरुआत में कितना था और कितना उसका क्या हुआ है, चेंज हुआ है उसका रेशियो। इसी तीनों चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ, स्ट्रेन। तो आई होप आप लोग स्ट्रेन की एक कहानी आप लोग समझ गए होंगे कि स्ट्रेन कैसे काम करता है। चलिए नेक्स्ट, अब सवाल है हुक्स लॉ क्या है। तो हुक्स लॉ के बारे में समझिए। मान के चलिए एक स्प्रिंग है, ठीक है। अब तुमने इस स्प्रिंग को क्या किया, वो किसी चीज से लटका दिया। लटकाया तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा तो ये एक्सटेंड हुआ। कितना एक्सटेंड हुआ प्यारे बच्चों, मान के चलिए x एक्सटेंड हुआ, ठीक। अब तुम इसको, ये ऊपर जाएगा तो लमड़ेगा तो x और वापस गया तो x, मतलब कंप्रेस होगा तब भी उतना x दबेगा और ये आएगा तब भी। तो स्प्रिंग वाले केस में दबना या खिंचाना दोनों सेम बात है, ठीक है। और ये इसकी नेचुरल लंबाई है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब प्यारे बच्चों कहा जाता है हुक्स लॉ में क्या देखा गया कि जब आप इस पे लोड बढ़ाओगे तो यहां पर क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी, और लोड बढ़ाओगे तो और लंबाई बढ़ेगी। अब कहने का मतलब तुम यहाँ फोर्स को बढ़ा रहे हो। किसको बढ़ा रहे हो, फोर्स को। तो इसके लेंथ में परिवर्तन आ रहा है, किस में परिवर्तन आ रहा है, लेंथ में। और आपको पता है कि फोर्स प्रोपोर्शनल डेल्टा एल, फोर्स बढ़ा रहे हो तो डेल्टा एल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब सवाल आता है फोर्स इस जगह पर एरिया होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। एरिया तो जहां भी वस्तु होगा वहां एरिया होगा। इसकी अपनी ओरिजिनल लेंथ होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आप कह सकते हो कि फोर्स बट्टे एरिया को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन। तो हुक्स साहब ने बताया कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, लेकिन एग्जैक्टली में वो बताना क्या चाह रहे थे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर क्या है बच्चों, चेंज इन लेंथ इन इलास्टिक मटेरियल, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट। तो एस बराबर क्या हो जाएगा, के गुने स्ट्रेन, ठीक है। इसी लॉ को हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं बुआ, हुक्स लॉ। अब के को क्या बोलते हैं, तो कहा जाता है ये सब किसके लिए लागू होता है, स्मॉल डिफॉर्मेशन के लिए। जैसे स्प्रिंग है, उसको हल्का सा खींचो, छोड़ो, वापस अपने जगह पर आ गया, हल्का और खींचो, जगह पर आ गया। ज्यादा खींच दोगे तो सोझे हो जाएगा वो। तो इसीलिए ये सब कब काम करता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन कब काम करता है, स्मॉल के लिए काम करता है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब सवाल है इस के को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट का नाम है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस के को क्या बोलते हैं बुआ, कांस्टेंट, इसका नाम क्या है बुआ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब सवाल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है। तो कहा जाता है हुक्स लॉ ने बोल दिया कि डायरेक्ट स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेन के, ठीक है ना। किसके अंदर बुआ, इलास्टिक लिमिट के अंदर। किसके अंदर बुआ, इलास्टिक लिमिट के अंदर। अब इससे पहले मैं के की बात करूं, थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब आप किसी बॉडी को खींचते हैं तो सबसे पहले वो खींचाता है और वापस अपनी जगह पर आता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं, ये देखिए, खींचा और सब वापस अपनी जगह पर आ गया, ठीक। अब मैं इसको ज्यादा खींचूंगा तो अब ये अपने लिमिट के पार जा रहा है, लिमिट से पार जा रहा है। तो कहने का मतलब ये लिमिट तक पहुंच गया। लिमिट के पार और खींचेंगे तो थोड़ा सा इसके अंदर अब प्लास्टिक बिहेवियर, अब पहले की तुलना में ये कम, अब देख रहे हो थोड़ा लमर रहा है, ठीक। अब अगर इससे ज्यादा अगर मैं किसी स्प्रिंग को खींच दूं तो अब क्या होगा, इसके अंदर प्लास्टिक की गुण, अब ये लमर रहा है, इसके अंदर वापस आने की संभावना क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इस गुण को क्या बोलेंगे, प्लास्टिक। और अगर एक लिमिट के ज्यादा मैंने कर दिया तो देखिए टूट गया। तो कहने का मतलब ये कौन सा हुआ, फ्रैक्चर पॉइंट। कौन सा पॉइंट हुआ, फ्रैक्चर पॉइंट, ठीक है। अब एक सवाल है कि कोई एक मटेरियल है, उसका ग्राफ अगर, छोटो लग गया, अगर उसका ग्राफ ज्यादा स्ट्रेस की तरफ है, स्ट्रेस मतलब फोर्स और स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ, ज्यादा स्ट्रेस की तरफ है तो वो ब्रिटल मटेरियल होगा। ब्रिटल मटेरियल का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूं, ठीक है ना। स्मॉल प्लास्टिक रेंज मतलब वो लमड़ता कम है,
कम लमड़ेगा जल्दी टूट जाएगा। जैसे इसको देखो, ये लमड़ेगा कम लेकिन जल्दी टूट जाएगा, तन को सनेरा नहीं होगा, टूट जाएगा। इसको तोड़ के नहीं दिखा सकते भाई, ठीक है ना, ये होता है। इसकी इलास्टिक लिमिट कम हो, जैसे ग्लास आयरन कॉस्ट आयरन, तो ग्लास है वो ग्लास ज्यादा नहीं मुड़ेगा लेकिन हल्का टूट जाएगा, क्योंकि वो क्या होता है लमड़ता कम है और सहता ज्यादा है, ठीक है ना। और जैसे ही हल्का सा कीजिएगा तो टूट जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। अगला होता है डक्टाइल। अगला क्या है बुआ, डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल के पास क्या होता है, लार्ज प्लास्टिक रेंज होता है बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, जैसे सिल्वर कॉपर आयरन, सुनते नहीं है सोना के तार खींचा गया, चांदी के तार खींचा गया, तो वो खिंचाता है थोड़ा सा, है ना, उसको खींचिएगा तो वो खिंचाएगा, जिसको क्या बोलते हैं बुआ, डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। अगला आता है बुआ इलास्टोमर्स। इलास्टोमर्स क्या होता है, ये सब तन को फोर्स लगाएगा तो बहुत लमड़ेगा, ठीक है ना, तो ये लमड़ता ज्यादा है तो इलास्टोमर्स कहलाता है, ठीक है ना। तो अब सुनिएगा, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी किसके पास ज्यादा है, रबर के पास ज्यादा है कि स्टील के पास ज्यादा है, स्टील के पास। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लमड़ कर वापस आना, और इलास्टोमर्स का मतलब तो लमड़ना, तो लमड़ने की संभावना इसके पास ज्यादा है, स्टील के पास कम है। यानी इलास्टोमर्स किसका ज्यादा है, रबर का ज्यादा है, स्टील का कम है। लेकिन अगर मैं पूछूंगा रबर और स्टील में से ज्यादा इलास्टिक कौन है, तो स्टील, क्योंकि इलास्टिक का मतलब तो वापस अपनी जगह पर आना, लेकिन ये वापस अपनी जगह पर नहीं आएगा, लमड़ाएंगे तो पहले जैसा नहीं रहा, थोड़ा सा ये बड़ा हो गया, है ना। तो कहने के मतलब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलास्टोमर्स का मतलब होता है लमड़ा कितना ज्यादा, तो इसके पास ज्यादा होता है, स्टील के पास कम। लेकिन इलास्टिसिटी किसके पास ज्यादा होता है, स्टील के पास ज्यादा, वापस जाने की कैपेसिटी स्टील के पास ज्यादा, इसके पास कम, इसीलिए कहते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। तो दिमाग चकराता है, ये बात कैसे हो गया, हाँ ये आप ऐसे सोच रहे हैं, रबर इज मोर इलास्टोमर्स देन स्टील, अंतर है दोनों में, लमड़ता ज्यादा रबर है लेकिन वापस कौन जरा जाता है, स्टील। इसीलिए जो ब्रिज पे पुल लगा होता है, तो पुल पे लमड़ने के बाद वापस अपनी जगह को वो क्या करता है, प्राप्त कर लेता है, ठीक है ना, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अगला, अब आते हैं वापस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जहां पे हम इसको छोड़ के गए थे। तो यहाँ पर हम कहाँ पे छोड़ के गए थे आपको, तो मैंने आपको अभी हुक्स लॉ में बोला था ना यहाँ पर कि के क्या है बउआ, के को बोलते हैं यहाँ पर कांस्टेंट, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो अब सवाल है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आखिर क्या है। तो देखिए, एक लंबाई के साथ मैटर करेगा, लंबाई के साथ एसोसिएट करेगा, दूसरा दूसरा करेगा शेप के साथ, और तीसरा करेगा वॉल्यूम के साथ, ठीक है। तो जिसका संबंध किसके साथ हो बउआ, लंबाई के साथ, उसको बोलेंगे यंग्स मॉडुलस वैज्ञानिक के नाम पर। जिसका शेप के साथ हो उसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और जिसका वॉल्यूम के साथ हो उसको क्या बोलेंगे, बल्क मॉडुलस, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लंबाई के साथ होगा तो यंग्स, शेप के साथ होगा तो रिजिडिटी, और अगर वॉल्यूम के साथ होगा तो बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब सवाल है प्यारे बच्चों, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसे कहते हैं। तो बेसिक सी बात है, ठीक है। क्या होता है कि जो तुमने फोर्स लगाया, तो नॉर्मल फोर्स लगाया, और इसमें जो स्ट्रेन आया वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया, तो नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इस दोनों के रेशियो को हम लोग क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कौन सा मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। बस इतना ही बेसिक बात याद रखना है। उसके बाद अब सवाल है फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको पता है ना कि स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक, जिसको सिग्मा से डिनोट कर लो। और अब बताइए स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, तो चेंज इन लेंथ अपॉन एल। जब इस दोनों को रखिएगा तो आपको पता है ना कि यहाँ पर यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा एफ अपॉन ए बल्टा डेल्टा एल अपॉन एल। तो इसको ठीक से लिखिएगा तो एल ऊपर चल जाएगा, तो एफ गुने एल ए इंटू डेल्टा एल, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, y बराबर एफ एल बट्टा ए इंटू डेल्टा एल। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, अब सवाल है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कैसे काम कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ए एडजेसेंट ग्राफ सो दैट एक्सटेंशन डेल्टा एल, एक एडजेसेंट ग्राफ है जो दिखा रहा है डेल्टा एल की वैल्यू को, कितना लंबाई बढ़ रहा है एक वायर ऑफ लेंथ पर, जिसका कितना है वो 1 मीटर का है और सस्पेंडेड है, मतलब इसकी एल की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 मीटर, ठीक। अब कह रहा है यहाँ पर कि टॉप ऑफ द रूफ किसी पर लटका हुआ है, ऐसे लोड कितना है उस पर, डब्लू है, इस पे कितना लोड रखा गया, डब्लू। जैसे मान के चलो ना, यहाँ पे कोई, यहाँ पे मैं बना देता हूँ, यहाँ पर कोई एक मटेरियल है जिसपे कोई चीज लटका हुआ है, ठीक है ना, डब्लू का। तो ये खिंचाएगा पहले की तुलना में, स्प्रिंग पे या किसी भी चीज पे लटका होगा तो खिंचाएगा नहीं खिंचाएगा, बिल्कुल खिंचाएगा। अब कहता है इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, मतलब ए की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 के पावर -6 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है यंग्स मॉडुलस निकाल के दिखाइए। तो आपको सबसे पहले एक बात देखना होगा, यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए आपको फॉर्मूला अभी पढ़ाए है, एफ बट्टे ए, अब बट्टे कितना हो जाएगा, डेल्टा एल बट्टे एल। तो ए और एल का मान तो मिल गया, बढ़े आगे।
ओके, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, अब कहता है कि जो कंपैरिजन है वो करना है यंग्स मॉडुलस का, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का और बल्क मॉडुलस का। तो सिंपल बात है, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होगा अभी मैंने बताया, ठीक है ना, टेंसाइल यानी नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब शियर मॉडुलस का, तो शियर मॉडुलस का क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लेकिन शियर, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला एफ अपॉन ए होता है, और शियर स्ट्रेन का पढ़ा चुके एक्स अपॉन, याद होगा एक्स अपॉन एल, ठीक है। तो या इसको थीटा भी लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एफ बट्टे एल और ए इंटू एक्स, और अगर किसी कोई चाहे तो ऐसे भी लिख सकता है एफ बट्टे ए और इस पूरा को थीटा, ठीक है, तो लिख सकते हैं एफ बट्टे ए थीटा, तो दोनों लिख सकते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और अगर कोई आपसे पूछेगा बल्क मॉडुलस क्या है, तो बल्क मॉडुलस का क्या होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस का मान कितना है बट्टे और स्ट्रेन का मान कितना है डेल्टा भी बट्टे भी, लेकिन चूंकि वॉल्यूम छोटा हो रहा है इसीलिए यहाँ पर क्या लग गया माइनस, तो हमारे पास इसको ऊपर भेज देंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप वॉल्यूम के रूप में भी चाहो तो मिला सकते हो, जैसा आप करना चाहो। और आपको पता है ना, फोर्स बटे एरिया को हम लोग प्रेशर भी कहते हैं, तो आप इसीलिए इसको फोर्स बटे एरिया को प्रेशर भी आप कन्वर्ट कर सकते हो अगर चाहे तो, वरना इस रूप में भी आप इसको छोड़ सकते हो। तो ये हमारे पास हुआ कंपैरिजन इसका, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन कहता है कि वन इंड ऑफ द हॉरिजेंटल थिक कॉपर वायर, एक इंड जो है हॉरिजेंटल का कॉपर वायर का लेंथ कितना है 2L है, ठीक है। आप कह रहा है रेडियस कितना है 2R है, इज वेल्डेड एंड इंड, मतलब एक तरफ से क्या है वो बंधा हुआ है कुछ भी है, और अनदर हॉरिजेंटल थिन कॉपर वायर, एक दूसरा कॉपर वायर है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई L है और उसका रेडियस R है। ध्यान से देखिए, एक मोटा वाला मैंने वायर लगा दिया, उसको बेल्ड करके उसको कस के एक छोटा वाला वायर भी लगा दिया, मतलब दो डिफरेंट लेंथ और रेडियस का वायर मैंने क्या किया आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। अब कह रहा है इस दोनों को मैं खींच रहा हूं, तो उसके इलोंगेशन का जो थिन वायर का जो रेशियो है वो कितना होगा, ठीक। तो सबसे पहली बात, आपको पता है कि ये दो वायर है, अगर सेम मटेरियल का बना हुआ है, इसके मटेरियल सेम है, तो दोनों की यंग्स मॉडुलस आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि जब सेम मटेरियल का बना हुआ है तो यंग्स मॉडुलस डिपेंड करता है सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे, और नेचर ऑफ मटेरियल दोनों स्टील का मान लीजिए बना हुआ है, तो ये दोनों क्या हुआ सेम है। तो आप कह सकते हो कि जितना यंग्स मॉडुलस इस वाले वायर का होगा उतना ही यंग्स मॉडुलस इसको होगा, तो दोनों बराबर होगा। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, फोर्स बाय एरिया चेंज इन लेंथ अपॉन एल, फोर्स दोनों के लिए बराबर है क्योंकि सीरीज में है, तो फोर्स दोनों के लिए हमने आप क्या किया हुआ बराबर लगाया, इधर से भी लगाया इधर से भी लगाया, ठीक है ना, फोर्स बराबर है। अब बताइए एरिया, तो एरिया दोनों का अलग अलग है क्योंकि एक मोटा है एक पतला है। लेंथ, लेंथ यहाँ पे दोनों के यहाँ पर देखिए डेल्टा एल बटे डेल्टा एल टू, और यहाँ पे L1 अपॉन L2 है, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, लंबाई दोनों के अलग अलग है, अब क्या कर रहा है मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर दे रहा हूँ, फोर्स से फोर्स कट गया, ठीक है। L1 कहाँ चला आया ऊपर, तो L1 ऊपर और A गुने ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये भी कहाँ चला आया ऊपर और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया। अब बताइए हमको निकालना है L1 का मान, तो 2 गुना कह रहा है, जो पहला लेंथ है वो कितना गुना है 2 गुना है, और कह रहा है कि जो दूसरा लेंथ है वो L है, L रख दिए। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो अब कह रहा है दूसरे वाले का पहले वाले का जो एरिया है वो 2R है, 2L, और यहाँ पर क्या है वो 2R का, हाँ 2R है, तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 2R का स्क्वायर डेल्टा L1, अब पाई आर स्क्वायर डेल्टा L2। अब बताइए पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से आर स्क्वायर भी कट जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 के 4 हो जाएगा। अब डेल्टा L1 L2 का, तो डेल्टा L2 को ऊपर भेज देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा L2 डेल्टा L1 बराबर L से L कट जाएगा, अब ये ऊपर जाएगा तो 4 और ये नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, कट के कितना आएगा 2, यानी हमारा सही रेशियो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, आप जेईई नीट और एडवांस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस कॉन्सेप्चुअली समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। और मेरी अगर वो सीरीज कर रहे हो ऑब्जेक्टिव सीरीज, तब तक खैर समझिए ये सब क्वेश्चन आ ही गया होगा उसमें, ठीक है। नेक्स्ट, अब प्यारे बच्चों कहता है पॉइजन रेशियो क्या है, पॉइजन रेशियो को जरूरत क्यों पड़ा। देखो बहुत बेसिक सी जरूरत है, जैसे मान के चलो कोई चीज मोटा है, तो जैसे मैं इस रबर को ही लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर मान के चलो ये रबर आपस में मोटा है, ठीक है ना, तो ये रबर मोटा है तो इसको जब खींचेंगे, जब इसको क्या करेंगे वो खींचेंगे, तो खिंचाने के दौरान ये इसकी मोटाई लंबाई तो बढ़ रही है लेकिन इसकी मोटाई भी तो घट रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर वही बात कहता है कि मोटाई अगर इसकी लंबाई बढ़ रही है तो मोटाई भी तो घट गई थोड़ी सी इसकी, तो वही कहा जाता है कि जो ट्रांसवर्स स्ट्रेन होता है,
ठीक है ना, जिसकी मोटाई घट रही है वो, और जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है जिससे लंबाई बढ़ रही है, कितना चौड़ाई घटकर कितना लंबाई बढ़ा रहा है, इस दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वो पॉइसन रेशियो। और माइनस क्यों है, क्योंकि इसकी चौड़ाई क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, एक बढ़ रही दूसरा घट रही है। ठीक है ना, अगर दोनों घट रही होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, दोनों बढ़ रही होती तो प्लस रहता, पर एक बढ़ रहा है घट रहा है तो दोनों का रेशियो, इसीलिए क्या लग गया यहाँ पर माइनस। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने ये कहानी देख ली होगी। अब लोड स्प्रिंग के लिए समझ लीजिए, अगर यहाँ पर एक रॉड लगा हुआ है तो रॉड के लिए आपको यंग्स मॉडुलस इतना ही मिलेगा, y बराबर एफ एल इतना, तो f बराबर कितना होगा, ये वैल्यू आपको मिलेगा, सेपरेट कर लीजिएगा। लेकिन अगर स्प्रिंग की बात कीजिएगा तो आपको पता है ना, स्प्रिंग के लिए मैंने आपको पढ़ाया था F प्रोपोर्शनल x पढ़ाया था, यानी x को डेल्टा डेल्टा एल बोलते हैं, तो प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, कांस्टेंट। तो बताइए यहाँ पर F बराबर क्या मिला, k इंटू डेल्टा एल, और इधर भी क्या मिला, F बराबर डेल्टा एल। तो ये जो वैल्यू है, ये पक्की बात है, जब दोनों आपस में इक्विवेलेंट है तो ये वैल्यू किसके बराबर होगा, k के बराबर होगा। तो इसीलिए देखिएगा स्प्रिंग कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो वाई ए बट्टे एल, अगर आप इसको इससे तुलना करवाते हो, मतलब एक रॉड टांग दो, रॉड भी लमड़ेगा और एक स्प्रिंग भी लमड़ेगा, तो स्प्रिंग में और रॉड में अगर आपस में प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा तो आप ये कर सकते हो कि इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो बराबर होगा किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया यंग्स मॉडुलस अपॉन एल के। फॉर्मूला को आपस में इक्वेट करके देख लीजिए, इससे आपको ये बराबर मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये हमारे लिए क्या है, वो कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। चलिए, अब अगर मैं पूछूंगा इस बॉडी में कितना एनर्जी जमा होता है, तो मैं आपको बता दूं, स्प्रिंग में जो एनर्जी जमा होता है, स्प्रिंग में जो एनर्जी जमा होता है उसको बोलते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में। अब देखो ध्यान से, अब सवाल है, और रॉड में जो होता है तो के की जगह ये वैल्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि के की जगह ये वैल्यू होता है, बताया अभी कि के को इक्विवेलेंट करेंगे तो के को इसमें, अगर मैं स्प्रिंग को चाहूं कि इसमें इसके वैल्यू को उसमें अगर लेके जाऊं तो आपको इस के को रिप्लेस कर देंगे इसमें, तो किसके साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, वाई ए वाई अपॉन एल के साथ, क्योंकि के इक्विवेलेंट है। तो मैंने इसको जब रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर ये रिप्लेस हो गया। रिप्लेस होने के बाद अगर मैं एक काम करता हूँ, यू बराबर हाफ हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, वाई ए अपॉन एल, तो यहाँ पर क्या है, वाई की जगह मैं यहाँ पर वैल्यू रख दे रहा हूँ, ठीक है ना, y गुने ए। तो मैं आपको बता दूं कि f बराबर फॉर्मूला होता है, देखिएगा y बराबर f अपॉन ए, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, f इंटू एल, ठीक है ना, और बट्टा यहाँ पर क्या हो जाएगा, a इंटू डेल्टा एल है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई y की जगह पर सिर्फ ये वैल्यू रख दे तो एफ एल ए इंटू डेल्टा एल, y की जगह पे रखा गया, और a बटे एल जस का तस है, डेल्टा एल स्क्वायर भी जस का तस है, सिर्फ y की जगह ये वाला वैल्यू रखा है। अब जब इसको थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिएगा तो f बटे ए एक साथ आ जाएगा, आ गया एल, यहाँ पर डेल्टा एल, ठीक है ना, अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, यहाँ पर एक डेल्टा एल को मैं ले लूंगा तो यहाँ पर, और एक एल को यहाँ पर मैं शामिल कर लूंगा, तो ठीक है ना। और एक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिए तो एक डेल्टा एल से एक डेल्टा एल खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर ए से भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये चाहे कि हम एक एरिया को अपने साथ रखें तो एक एरिया से यहाँ भाग दे दीजिए और एक एरिया को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप चाहे तो इस एरिया को रहने दीजिए और इस एरिया को इस डेल्टा एल के साथ आप रख दीजिए, ठीक है ना। तो अब इसको रिप्लेस कीजिएगा तो एफ बट्टे ए को हम लोग स्ट्रेस कहते हैं, इसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम। ये प्रूफ हो चुका है पहले से भी, ठीक है ना। तो हम कह सकते हो कि स्प्रिंग एनर्जी को हम आराम से लिख सकते हैं स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने वॉल्यूम, ठीक है। और अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा तो स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने वॉल्यूम। इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी पूछेगा तो वॉल्यूम को भाग में लेके जाना पड़ेगा, तो भाग में लिखिएगा तो यू, तो स्ट्रेस गुने स्ट्रेन। यही हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, इस एनर्जी का रूप हो गया। तो मैंने एक साथ दोनों एनर्जी आपको दिखा दिए, स्प्रिंग कितना एनर्जी रखेगा और ये बॉडी कितना एनर्जी रखेगा, दोनों को मैंने आपको दिखा दिया। स्प्रिंग की एनर्जी के फॉर्म में होगी, इसकी एनर्जी यंग्स मॉडुलस के फॉर्म में होगी, कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ क्या है बच्चों सेम है। अगला, अब एक सवाल देखिए यहाँ पर, क्या एक वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे दिया है। अब कह रहा है उसकी जो नेचुरल लेंथ है वो भी दे दी गई है। अब यहाँ पर उसका जो मास है, तो मास दिया हुआ तो वेट नहीं निकल जाएगा mg से, m गुने जी। हैंग है, और यहाँ पर पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी का जो है वो मटेरियल उसका कितना है, y का मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो कहते हैं स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा बराबर एफ अपॉन ए। एनर्जी का फॉर्मूला अभी आपको पढ़ाया, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया, हाफ गुने स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने वॉल्यूम, स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने वॉल्यूम। अब एक सवाल है, आपने देखा होगा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बट्टे स्ट्रेन, स्ट्रेस बट्टे स्ट्रेन। तो बताइए ई बराबर क्या होगा, तो ई बराबर होगा सिग्मा अपॉन वाई। मतलब स्ट्रेस बराबर क्या होगा, तो स्ट्रेन अब बट्टा यंग्स मॉडुलस।
तो जहां पर ई है उसके जगह पर ये लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू लिख दिया। वॉल्यूम की जगह क्रॉस सेक्शन एरिया गुने लंबाई। अब देखिए सिग्मा इंटू सिग्मा, सिग्मा का स्क्वायर, ठीक है। ए यहाँ पर हो गया, एल यहाँ पर हो गया, 2y यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से देखिए u बराबर, तो सिग्मा बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, एफ अपॉन एरिया, अभी तो बताया यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया, स्क्वायर कर दिया, ए एल और 2y रह गया। अब देखिए ध्यान से, अब ये क्या बन गया, एफ स्क्वायर, और यहाँ पर ए गो एरिया एक्स्ट्रा होता है, ए गो एरिया से ए गो एरिया ये कट जाएगा, ठीक है। तो 2a, और ये वाला फॉर्मूला को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब जैसे इस फॉर्म में लिखाया, f का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, l का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, a का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, y का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है, रख करके आराम से वैल्यू निकाल लीजिए। तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला के साथ क्या करना है, हल्का सा प्ले करना है, बाकी कहानी हो जाएगी। बट ये न्यूमेरिकल की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपका न्यूमेरिकल एकदम बेसिक रूप से क्लियर होना, तो मेरा वाला जो सीरीज चल रहा है न्यूमेरिकल सीरीज टॉपिक वाइज, प्लीज उस सीरीज को कंप्लीट कीजिए। अगर आप उस सीरीज में कर लीजिएगा ना, A to Z न्यूट जेई बोर्ड कोई भी न्यूमेरिकल आपके रास्ते में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, अब प्यारे बच्चों एक आता है इलास्टिक फटीग्यू। इलास्टिक फटीग्यू क्या होता है, इलास्टिक फटीग्यू कहता है कि किसी चीज का अगर आप बार बार यूज कीजिएगा तो वो अपना इलास्टिक प्रॉपर्टीज खो देगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, इलास्टिक फटीग्यू। अब आपने क्या किया, इस पे लोड रख दिया और लंबे समय तक लोड रखे रह दिया, और आप इसको हटाइएगा और सोचिएगा पहले जैसा हो जाए, तो नहीं होगा, क्योंकि वो बार बार उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी लंबे समय तक यूज करने से वो अपनी प्रॉपर्टीज क्या करता है, खो देता है। इसी की वजह से पुल को जो है एक लंबे समय के बाद जब वो झुक जाता है, बार बार अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टीज को यूज करते करते, तो उस पुल को हटा दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब प्यारे बच्चों सवाल है, इलास्टिक हिस्टेरिसिस क्या है। ये बहुत ही बेसिक सी बात है। जैसे क्या हुआ, इलास्टिक हिस्टेरिसिस का मतलब है कि तुमने किसी चीज को लमराया, ठीक है ना, वापस वो अपनी जगह पर आ गया। तो तुमने जो एनर्जी उसको दिया था, वापस जब वो अपनी एनर्जी खोया, मतलब अपनी वापस अपनी जगह पर आया, तो वह एनर्जी को हीट के रूप में रिलीज कर देगा। किसके रूप में रिलीज कर देगा, हीट के रूप में रिलीज कर देगा, ठीक है ना। तो जब वो हीट के रूप में अगर उसको रिलीज कर देगा ना प्यारे बच्चों, तब मैं कह सकता हूं कि वह इलास्टिक हिस्टेरिसिस, मतलब वापस जब पुल है, ये पुल पर क्या होगा, आप इस पिक्चर को देखिए, ये पुल है, ये पुल अपनी जगह पर है, और ये पुल अपनी जगह से क्या हुआ, ऊपर उठा, ठीक, और वापस अपनी जगह पर चला गया। तो ये बार बार जो प्रक्रिया कर रहा है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, वापस अपनी जगह पर चला जा रहा है। तो मतलब जहां से शुरुआत किया था, खत्म होने के बाद वापस वहीं आ गया, फिर वहां से शुरुआत करेगा वहीं आएगा, तो एक लूप बना लिया। तो इसी लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लूप। कौन सा लूप हुआ, हिस्टेरिसिस, इलास्टिक हिस्टेरिसिस लूप, जो बार बार अपना रास्ता क्या करता है, रिपीट करता है और अपने एनर्जी को हीट के रूप में बदल देता है। ये लूप यही दिखाता है कि कितना हीट बदलाया है, उसी को बोलते हैं हिस्टेरिसिस लूप, ठीक है प्यारे बच्चों। किसके रूप में बदलता है हुआ, हीट के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, किसी वस्तु पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगाया जा सकता है। यहाँ पे कहते हैं ना, द मैक्सिमम स्ट्रेस ऑफ मटेरियल कैन स्टैंड बिफोर इट ब्रेक। ब्रेक से पहले कितना मैक्सिमम, नहीं बोलते जाना ये तार 25 किलो के लटका देगा तो ये टूटे वाला हो, तो कहने का मतलब अब 25 से 26 होगा तो हाँ तब टूट जाता। तो इसकी मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना केजी सहने की है, 25। तो जो मैक्सिमम ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होता है और कितना एरिया पे लगाया है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ। ब्रेकिंग स्ट्रेंथ क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल का अलग अलग होता है। तो अगर अगर लोहा 25 किलो पे टूट रहा है, तो हर जगह वो 25 पर ही टूटेगा। तो आई होप आपको इतनी कहानी समझ में आ गई होगी। आप इस पूरी कहानी को एक वर्ड में देख लीजिए, समझ लीजिए, आपके जितने भी सारे डाउट्स हैं, सारे पॉइंट्स मैं आपको क्या करता हूँ, एक बार मैं बता देता हूँ सारे पॉइंट्स। हम लोगों ने कहाँ से शुरुआत किया था, ये था, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब सॉलिड की जितनी भी थ्योरेटिकल पार्ट थी उसके मैंने एक बार रिवीजन करवा दिया है। अगर आप मेरी क्लासेस को कंप्लीट किए होंगे तो वन शॉट्स में आपको पूरी कंप्लीट बातें समझ में आ गई होगी। न्यूमेरिकल के लिए हमारे न्यूमेरिकल सीरीज की तरफ बढ़िए, और कोई डाउट हो तो हमसे पूछ सकते हो, कोई अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमसे पूछ सकते हो। थोड़ा आपको सहयोग की जरूरत है क्योंकि अभी यूट्यूब हमारे लिए उतना फैमिलियर नहीं है, धीरे धीरे फैमिलियर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंट रहेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज के लिए बस इतना, अगली मुलाकात होगी अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर सभी लोग को।